अब म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको बात करनी होती है ईएमआई की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉइल हो, इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है, जो भी फ्लक्स इससे पास कर रहा है, फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये फ्लक्स, इस फ्लक्स के अंदर कोई चेंज होने लग जाए, यानी कि अगर ये जो फ्लक्स है, अगर ये फ्लक्स सपोज इंक्रीज होने लग जाए या डिक्रीज होने लग जाए, तो क्या होता है, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ये ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है? ये इस तरह से इंड्यूस होता है कि ये चेंज को अपोज करता है। इसका मतलब अगर इससे जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, ये क्या ट्राई करेगा? ये ट्राई करेगा उसको कम करने की। और अगर इससे जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई करेगा फ्लक्स को बढ़ाने की। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन में हम एक कॉइल ले लेंगे, इस कॉइल को हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से, ताकि हमें पता लग जाए कि कोई करंट इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। और इसके पास में एक और कॉइल हमने रख ली, इसको हमने जोड़ दिया किसी भी सोर्स से, चाहे वो डीसी का सोर्स हो चाहे एसी का सोर्स हो। तो अब होगा क्या, इससे इस सर्किट में करंट जाएगा, इस सर्किट में करंट जाएगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मान लो इसमें हमने इसको इस तरह से जोड़ा होता कि ये वाला एंड पॉजिटिव होता, ये वाला एंड नेगेटिव होता, करंट यू जा रहा होता इससे, तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा होता, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यूं जा रही होती, इस तरह से बाहर की तरफ निकल रही होती। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे एक्सिस के अलोंग होती, इसमें जाने वाला करंट ये होता। तो अगर ये करंट है, अगर ये करंट चेंज होने लग जाता, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज होता, इस कॉइल का नाम है एल, थ्रू एल, अगर एल से जाने वाला फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ये जो दूसरी कॉइल है L1, L1 के अंदर क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्यों? क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा, सपोज करंट बढ़ेगा, तो जो फ्लक्स एल से जा रहा है वो फ्लक्स बढ़ेगा, एल से जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो जो फ्लक्स L1 से जा रहा होगा वो फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो L1 से जाने वाला फ्लक्स अगर बढ़ेगा, तो L1 क्या ट्राई करेगा? L1 ट्राई करेगा उस फ्लक्स को डिक्रीज करने की। L1 क्या करेगा? ट्राई करेगा उसको डिक्रीज करने का। और डिक्रीज कैसे करेगा? बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर इससे जाने वाला फ्लक्स कुछ कम हो रहा होता, अगर करंट कम हो रहा होता, अगर करंट कम हो रहा होता, तो ये जो फ्लक्स था एल का, ये डिक्रीज हो रहा होता, तो जो फ्लक्स L1 से जा रहा होता, अगर वो डिक्रीज हो रहा होता, तो L1 का फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा होता, तो L1 का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होता, तो अब की बार इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या ट्राई करता? वो ट्राई करता फ्लक्स को इंक्रीज करने का। तो इस फिनोमिनन को, ये जो फिनोमिनन है पूरा, इस फिनोमिनन का नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। फिनोमिनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इस फिनोमिनन का नाम म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको हम इस तरह से बोलते हैं कि अगर किसी भी कॉइल में जाने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो उसके पास में अगर कोई कॉइल रखी है और, तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये फिनोमिनन कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। कभी भी किसी भी कॉइल में जाने वाला करंट अगर चेंज होगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, जैसे भी हो, अगर एक कॉइल में जाने वाला करंट चेंज होता है,
तो दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकली? जो हमारा प्रिंसिपल होता है इसका प्रिंसिपल है कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई। ये इसका प्रिंसिपल होता है। किसका प्रिंसिपल होता है? म्यूचुअल इंडक्शन का। और ये फंडा कहाँ से आया? तो ये फंडा यहां से आया कि जैसे मान लो ये वाली कॉइल है, इसमें छोटा वाला एन बड़ा वाला एन डिफाइंड है, ठीक है। बड़ा वाला एन क्या है? इसके टोटल टर्न्स हैं, और छोटा वाला एन हम जानते हैं वो बड़ा वाला एन अपॉन लेंथ होता है। तो इसकी लेंथ को L1 या L ले लिया, एक बार को कैपिटल L ले लिया इसकी लेंथ को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे उससे। तो जब करंट जाएगा इस वाली कॉइल में L में, तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस में बनेगी? L में बनेगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B लिख रहा हूं, तो B की वैल्यू कितनी आएगी? तो B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट N इंटू आई। हाँ, तो म्यू नॉट N इंटू में आई। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी सोलेनॉइड के लिए। कोई भी सोलेनॉइड होती है, अगर उसमें अगर आई करंट जा रहा हो और उसमें एन हो, यहाँ पे ये जो छोटा वाला एन आ रहा है, ये छोटा वाला एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन बाय एल ये वैल्यू है इसकी। तो ये इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो अगर फील्ड की वैल्यू ये आ गई, तो अब अगर हमको फ्लक्स निकालना हो L1 का, अगर मुझे L1 से जाने वाला फ्लक्स निकालना हो तो कितना आएगा? तो फ्लक्स थ्रू L1 या L सॉरी, वो कितना आएगा उसकी वैल्यू? तो फ्लक्स की वैल्यू होती है B डॉट ए। तो B की वैल्यू तो हो गई म्यू नॉट N इंटू आई। एरिया जो भी आप इसका मान सकते हो, पाई आर स्क्वायर या ए, जो भी रखना हो रख सकते हो। एरिया को पाई आर स्क्वायर रख लो या ए रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। उसको अपन ने मान लो यहाँ पर रख लिया पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर है एल्कोहल का। और एंगल क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि कोई भी सोलेनॉइड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे होती है? उसके एक्सिस पे होती है। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस पे होती है। और एरिया वेक्टर भी या तो यूं आएगा या इसके अपोजिट। तो एंगल 0 या 180, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 0 ले लेते हैं, तो एंगल हो गया 0। तो जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? म्यू नॉट N I पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है आई के। ये बात तो क्लियरली दिखी गई, क्योंकि बाकी चीजें किसी भी सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट है। ये मीडियम, ये सोलेनॉइड के लिए कांस्टेंट, और ये उसका रेडियस, ये उसका पाई आर स्क्वायर एरिया, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां से हम बोलते हैं कि जो ये प्रिंसिपल आया था, प्रिंसिपल क्या आता है कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई। ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। और इसको हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई। यहां से हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा मेरे को। कट लगेगा। तो जो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है m। m का नाम क्या होता है? m का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या कई बार इसको सिंपली ये लिख देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू को लिख देते हैं m। तो यहां से इसके m के अगर आप SI यूनिट की बात करोगे तो m का SI यूनिट आता है, वो आता है हेनरी। आप वैल्यू यहां से इसकी निकाल भी सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर हमको EMF की वैल्यू पता हो, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, तो वो हमें इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू देता है -d∅dt। तो यहां से आप इसको रख भी सकते हो, फाई की जगह m इंटू आई। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां से आप m को डिफाइन भी कर सकते हो। m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -e अपॉन में di/dt। तो आपके पास दो तरीके थे m को डिफाइन करने के। एक तरीका ये था कि आप इस इक्वेशन का यूज कर लेते, फाई इक्वल टू m इंटू आई। आप यहां से बोल देते इसको
कि अगर करंट 1 एम्पियर होता तो जो कोफिशिएंट होता है म्यूचुअल इंडक्शन का वो बराबर होता फ्लक्स के। लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि जब करंट 1 एम्पियर होगा तो करंट तो कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट होता है तो फिर एम की बात ही नहीं होती। इसीलिए जो बेटर तरीका होता है डिफाइन करने का वो ये होता है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा वाला यूज करें, ये वाला फॉर्मूला यूज करें। यहां से हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अगर किसी भी कॉइल में जाने वाला जो करंट है di/dt, उसकी जो रेट है अगर वो रेट हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो m बराबर होता है माइनस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के। अब इसमें जो m होता है एक्चुअली में m की जो वैल्यू होती है वो ऐसे डिफाइंड होती है k टाइम्स L1 L2 मल्टीप्लाइड में, यहाँ पे k होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मतलब आपने कॉइल्स को किस तरह से कपल कर रखा है उससे फर्क पड़ता है कि उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। जैसे आप कॉइल को 3 तरीके से रख सकते हो। एक तरीका हो सकता है कि आप कॉइल्स को ऐसे रख दो, एक तरीका हो सकता है उसमें जैसे अभी हमने रखी थी आप वैसे रख दो, तीसरा तरीका हो सकता है कि आप उनको कुछ इस तरह से रख दो, एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल रख दो। तो अगर हम तीनों केस की बात करें तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0 होगा, क्योंकि जो भी फ्लक्स मान लो इससे जा रहा होगा या आ रहा होगा वो फ्लक्स इसके थ्रू तो जाएगा ही नहीं, इसके पास तो पहुंचेगा ही नहीं कुछ, इसीलिए केस 0 है। इस केस में हम के को हाफ ले लेते हैं कि जो फ्लक्स इससे निकल रहा होगा मान लो किसी एक कॉइल से उसका हाफ रीच कर रहा है यहाँ पे, और इस केस में हम यहाँ पे के को 1 ले लेते हैं ताकि, क्योंकि वो के मैक्सिमम हो रहा है, अब की बार जो भी फ्लक्स का चेंज होगा एक से वो दूसरे में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी √L1 L2, और ये हमारा मैक्सिमम वाला केस होता है। और फिर इसी केस के लिए हम m की वैल्यू को निकालते भी हैं, ये हमारा डेरिवेशन भी होता है कि हम m की वैल्यू को डिराइव करते हैं, तो उसको भी करेंगे आगे। अभी हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन आता है कि हमको m की वैल्यू निकालनी होती है किसके लिए, फॉर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स कैसी होनी चाहिए, कोएक्सियल, मतलब दोनों का एक्सेस सेम होना चाहिए। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। पहला केस, एक सोलेनॉइड इस तरह से, एक सोलेनॉइड उसके अंदर, एक केस ये हो सकता है कि जो करंट फ्लो कर रहा हो वो आउटर वाली में फ्लो कर रहा हो, और दूसरा केस हो सकता है कि अब की बार जो करंट फ्लो कर रहा हो वो अंदर वाली कॉइल में फ्लो कर रहा हो। तो इस तरह से हम 2 कैटेगरीज कर सकते हैं केसेस की। तो यहाँ पे अगर अंदर वाली कॉइल में फ्लो कर रहा है तो हमको करंट नापना है बाहर वाली में, और यहाँ पे अगर अंदर वाली में मतलब बाहर वाली में करंट फ्लो कर रहा है तो हमको नापना है अंदर वाली में। हम टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। जो ऊपर जो बड़ी वाली कॉइल है यानी कि बाहर वाली कॉइल है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो छोटा वाला N1, सॉरी हाँ वो N1, इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी L1, इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा R1, इसका जो एरिया होगा A1 या फिर पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से जो सेकंड वाली कॉइल है उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स टोटल हो जाएंगे N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ छोटा वाला N2, इसकी लेंथ हो जाएगी L2, इसका रेडियस हो जाएगा R2, इसका एरिया हो जाएगा वही पाई R2 स्क्वायर। इस तरह से जब हम बात करेंगे फ्लक्स या किसी भी चीज की फर्स्ट के लिए, तो ये फर्स्ट कॉइल रहेगी हमारी और ये रहेगी सेकंड कॉइल। ऐसा यहाँ पे होगा, ये बाहर वाली कॉइल ये फर्स्ट और ये अंदर वाली कॉइल ये सेकंड रहेगी। तो हमको यहाँ पे इस केस को स्टडी करना है।
तो इस केस में हम पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब करंट जा रहा है बाहर वाले कॉइल से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी बनेगी बाहर वाली फील्ड की वजह से। उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट N1 इंटू में एन, ये फर्स्ट कॉइल के लिए आएगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम दोनों कॉइल्स की, तो बाहर वाली कॉइल का एक एरिया ऐसा है और अंदर वाली कॉइल का, तो यहाँ पे जो पहला केस है उसमें अगर मैं बाहर वाली कॉइल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ और अंदर वाली कॉइल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिंगल कॉइल को, तो हो क्या रहा है, जो फ्लक्स है वो बाहर वाली कॉइल में पूरी में जा रहा है ऐसे, लेकिन हमको जो मतलब है वो किससे है, अंदर वाली कॉइल से, कि अंदर वाली कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा होगा, हमको अंदर वाली कॉइल से मतलब है। तो अगर मैं बात करूं फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल या फिर जो इनर कॉइल है उसके द्वारा, उसके, तो वो फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो वो फ्लक्स होगा तो फील्ड इनटू में एरिया, लेकिन यहाँ पे फील्ड तो आएगी फर्स्ट की, लेकिन जो एरिया आएगा वो सेकंड का आएगा एरिया। ठीक है, क्योंकि हमको उसके लिए ही निकालना है, तो इसको मैं φ2 बोल रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट की फील्ड उसकी वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट N1 इंटू में आई, और एरिया सेकंड का तो वो हो जाएगा πr2 स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों का एरिया वेक्टर चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि एक का एरिया वेक्टर भी ऐसे, इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे, पर यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में चाहिए था एंगल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच का एंगल ले लो आप 0। तो सेकेंड कॉइल के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 πr2 स्क्वायर इंटू में आई। लेकिन ये फ्लक्स किससे निकाला है मैंने, ये फ्लक्स निकाला है मैंने फॉर अ सिंगल टर्न, फॉर अ सिंगल टर्न, और वो भी किसकी, सेकेंड कॉइल की। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना हो सेकेंड कॉइल का, टोटल सेकेंड कॉइल का, तो वो कितना आएगा, तो मुझे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंगल टर्न के फ्लक्स को, φ21 बोल देता हूं इसको मैं। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंड वाली में कितने हैं, N2 हैं। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू रख दो, टोटल फ्लक्स की वैल्यू सेकेंड कॉइल से वो टोटल कितना आएगा, तो N2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो N2 इंटू में म्यू नॉट N1 πr2 स्क्वायर इंटू में आई। तो यहां से ये फ्लक्स हुआ टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन को φ इक्वल टू m इंटू आई से, तो यहां से आप देख सकते हो कि जो m है, m की वैल्यू वो किससे मैच करेगी, तो i को छोड़ दो, i के अलावा जो भी है वो सब m है। तो यहां से हम m की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, तो m की वैल्यू क्या आती है सोलेनॉइड के लिए, म्यू नॉट N1 N2 πr2 स्क्वायर। अब इसमें दोनों n या तो छोटे हों या दोनों n बड़े हों तो फॉर्मूला ठीक लगता है, इसीलिए हम दोनों तरह से फॉर्मूला रख लेते हैं। एक केस में हम कर देते हैं कि हम छोटा वाला जो N1 है इसको हम रख देते हैं N1 अपॉन L1, इसके लेंथ को L1, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इस केस में दोनों n बड़े वाले आ गए, या फिर दूसरा काम हम कर सकते हैं कि हम जो N2 है उसको ऐसे लिख लें कि N2 इंटू में L2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m का, तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट N1, N2 की जगह आ गया N2 L2 πr2 स्क्वायर। तो m के दोनों फॉर्मूले बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया हमारा, ये कब था, जब करंट था आउटर कॉइल में। तो जो पिछला केस था वो दूसरे वाले, अब की बार हमको m निकालना है इस केस में, अब की बार करंट जा रहा है अंदर वाली कॉइल में और हमको निकालना है फ्लक्स बाहर वाली कॉइल से। तो जब फ्लक्स अंदर वाली, जब करंट अंदर वाली से जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर वाली की वजह से होगी, उसकी वैल्यू लिखूंगा, तो म्यू नॉट N इंटू आई, तो N आएगा यहाँ पे N2 वाला, करंट को तो मैं आई ही लिख रहा हूं। अब ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, फिर मुझे फ्लक्स निकालना है बाहर वाली कॉइल से। अब बाहर वाली कॉइल वो ऐसे है, अंदर वाली कॉइल वो ऐसे है। अब जो
फ्लक्स जा रहा है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर वाली कॉइल के एक्सिस पे है इस तरह से। तो अब जब मुझे फ्लक्स निकालना है सिंगल कॉइल सिंगल टर्न से, इसके लिए आउटर वाली कॉइल के लिए, φ1, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो B2 आएगी, लेकिन जो एरिया आएगा वो क्या आए, क्या वो A1 एरिया आए या वो A2 एरिया आए। यहां पे सवाल ये उठता है कौन सा एरिया हम चूज करें। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर होता है कि हम A1 को चूज ना करें, हम A2 को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो A2 एरिया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इतने ही रीजन में है ना, ये A2 एरिया है आपका पूरा, और जो A1 एरिया है वो ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इसी रीजन में प्रेजेंट है। तो जब इसी रीजन में प्रेजेंट है तो एरिया हमको A2 ही लेना होगा, यानी कि केस कोई सा भी हो एरिया सेकंड वाला ही लिया जाएगा। तो सिंगल टर्न का फ्लक्स क्या आ जाएगा, V2 की वैल्यू μ0 N2 इंटू में I, एरिया सेकंड कॉइल का तो पाई R2 स्क्वायर। ये तो हुआ सिंगल टर्न का फ्लक्स। अगर हमको निकालना है टोटल फ्लक्स फर्स्ट वाली कॉइल के लिए टोटल, तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक टर्न के फ्लक्स को। तो जब नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला तो आएगा N1 इंटू में φ1 की वैल्यू क्या आई, μ0 N2 इंटू में I इंटू में पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जो एंगल आएगा वो जीरो ही आएगा, बता रखा है उसको पिछले वाले डेरिवेशन में, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया मैंने उसको। तो जो हमारे पास फॉर्मूला आया टोटल फ्लक्स का वो आया μ0 N2 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। अब इसमें फिर से वही बात है कि दोनों n या तो मतलब छोटे हों या दोनों n बड़े हों तो बेटर लगे फॉर्मूला। तो एक केस में हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस केस में जो बड़ा वाला N1 है उसको हम रख सकते हैं N1 इंटू में L1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला, अच्छा अभी हमने इसको कंपेयर नहीं कराया I से, अभी तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, M इंटू I से। तो जब कंपेयर करेंगे M इंटू I से तो M की वैल्यू क्या आएगी, तो M की वैल्यू आएगी यहाँ पे आप I को छोड़ दो उसके अलावा सब कुछ, ये वैल्यू आएगी M की। तो अगर अब हम फॉर्मूला रख रहे हैं यहाँ पे M का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, तो अब हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा M का, हमने N1 को चेंज कर दिया, फॉर्मूला बनेगा μ0 N1 की जगह आ जाएगा N1 L1, फिर यहाँ पे आ जाएगा N2 और यहाँ पे आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा M का अगर हमने N1 को चेंज कर दिया, दोनों अभी अब की बार छोटे वाले हो गए। अगर दोनों को बड़ा वाला रखना है तो हम यहाँ पे अब की बार क्या कर सकते हैं, अब की बार हम N2 को चेंज कर देंगे, अब की बार हम N2 की वैल्यू को रख देंगे कैपिटल N2 अपॉन लेंथ L2। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा M का, तो अब की बार M का फॉर्मूला बन जाएगा μ0 N1 N2 अपॉन L2 पाई R2 स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले बन सकते हैं, ये डेरिवेशन 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में। थैंक यू।